हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है कि स्टडी IQ-IAS आप लोगों के लिए शुरू कर रहा है आपके जीएस मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का फुल डिस्कशन, यानी कि फुल फ्लैश डिस्कशन मेंस के क्वेश्चंस का, जिससे कि आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हुए अपने आने वाले जो पेपर हैं उनके लिए एक रणनीति बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आज हम लोग शुरू करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, पूर्व वर्षों के प्रश्न का विस्तृत विश्लेषण। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप लोग सभी लोग तैयार हो जाइए। जीएस मुख्य परीक्षा के जितने आए हुए पिछले 10 सालों के क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम टॉपिक वाइज प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। इसका उद्देश्य है कि आप अपनी तैयारी को जांचें, समझें, एक सही दिशा में उसको लेकर के जाएं, यानी कि यूपीएससी के पैटर्न को पकड़ने की कोशिश करें और यह जानने की कोशिश करें कि यूपीएससी कहां से किस तरीके के प्रश्न पूछ रहा है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी तैयारी करें। ओके, तो चलिए बिना समय गवाए इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इतिहास के साथ शुरुआत करते हैं। तो सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके इस सेशन में, जिसे हम कह सकते हैं 10+ ईयर्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का डिस्कशन, फुल फ्लैश, वो भी मेंस के। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो आप लोगों के लिए एक सूचना है। वो सूचना ये है कि स्टडी IQ-IAS ने 2026 को टारगेट करते हुए आप लोगों के लिए बैच लॉन्च किया, प्रतिज्ञा प्लस। और प्रतिज्ञा प्लस का मतलब है प्री पास करने पर आपकी पूरी फीस रिफंड, प्लस साथ के साथ टेस्ट सीरीज के थ्रू आप लोगों को पूरा का पूरा 11,000 रुपए का अवार्ड, एक तरीके से यानी कि डबल बेनिफिट। ठीक है ना। और इसमें आपको जो बैच मिलेगा दोस्तों, 11 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हो रहा है शाम को 6 बजे। तो इस बैच को आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ज्वाइन करिए और मेरे साथ यानी कि मनोज सर के साथ अगर आपको उनकी गाइडेंस में तैयारी करनी है, उनके गाइडेंस में रह करके सिलेक्शन लेना है, तो आप MK लाइव कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिए, जिसकी फीस होगी मात्र 29,999 रुपए। यानी कि 2026 को टारगेट करते हुए पूरी तैयारी एक सही डायरेक्शन में, एक सही दिशा में, प्रॉपर गाइडेंस के साथ में। इसमें आप लोगों को ध्यान रखिएगा 4 फेज में ये पूरी की पूरी तैयारी कराई जाएगी। पहला फेज होगा फाउंडेशन का, अक्टूबर 2024 से लेकर दिसंबर 2025 तक, यानी कि 14 महीने का कंप्लीट, 14-15 महीने का कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स, जिसमें प्री कम मेंस यानी कि प्री कम मेंस ये तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा आपको अलग से प्री के लिए कोई तैयारी नहीं करनी, वो हम इसमें आपको इंक्लूड करके दे रहे हैं। प्री के लिए अलग से तैयारी, यानी कि ये आपका फरवरी से लेकर के मई 2026 में प्री के लिए अलग से आपका कोर्स चलेगा, जिसका आपका कोई चार्ज नहीं होगा। यानी 10-12 हजार रुपए प्री के लिए आपको अलग से जो खर्च करने पड़ते थे वो खत्म। साथ के साथ इसमें आपको टेस्ट सीरीज, प्री की टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी। प्री की टेस्ट सीरीज यानी क्लास भी और प्री की टेस्ट सीरीज भी। सोचिए कम से कम 15 से 20 हजार रुपए का तो आपको दोनों का बेनिफिट ये हो गया। ठीक है ना। अब आप खुद सोचिएगा। तीसरा आपका मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, अगर आप प्री पास करते हैं तो डबल बेनिफिट है। एक तो आपको आपकी पूरी फीस रिफंड होगी, साथ के साथ मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम में आपको रहने का मौका मिलेगा। यानी कि 3 महीने हमारे पास, जून से लेकर के नवंबर, जब तक आपका मेंस नहीं होता तब तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने के लगभग आप लोग हमारे पास रहेंगे। दिल्ली में हमारे सेंटर पर रहेंगे, जहां पर रहना, खाना, लाइब्रेरी, एवरीथिंग विद सभी फैकल्टीज आपको सपोर्ट करेंगे। मेंस की प्रैक्टिस कराएंगे, मेंस के क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे, सारी चीजें करेंगे जिससे कि मेंस में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करके अपना सिलेक्शन को श्योर कर सके। और इसका खर्च पानी यहां पर कुछ भी नहीं, आपको रहने करने की सारी फैसिलिटी इंस्टीट्यूट की तरफ से होगी। और उसके बाद आप जानते हैं कि रिजल्ट आने से पहले ही हम आपका इंटरव्यू सेशन स्टार्ट कर देंगे। तो आपका सोचिए कितना बड़ा बेनिफिट है। साथ के साथ जहां पर ध्यान रखिए कि मेंस ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, इसमें टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ इंक्लूड है। और तीसरी चीज, इसमें आपको कोई बुक्स बाहर से नहीं खरीदनी है। नो अदर बुक्स टू परचेज फ्रॉम मार्केट, कोई बुक नहीं परचेज करनी है, क्योंकि हम 20 बुक्स का इंपॉर्टेंट मटेरियल और बुक्स सब कुछ आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसे हम सिलेक्शन किट कहते हैं।
और ये बुक्स जो है इस तरह से आपको प्रिपेयर की गई हैं जिसमें आप लोग को बाहर से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि बहुत रिसर्च करने के बाद बहुत अल्टीमेट बुक बनाई गई है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इस बैच को जल्दी से ज्वाइन करिए और अपने सिलेक्शन को श्योर करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाइए, ठीक है ना। अब बात करते हैं सबसे पहले कि जो हम लोगों ने सेशन स्टार्ट किया है वो ये है कि भाई पिछले 10 साल के सभी प्रश्न, चाहे हर सब्जेक्ट के क्यों ना हो, उन सभी सब्जेक्ट्स के हर क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस कर दिया जाए। इसमें सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री के सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन आंसर राइटिंग की सबसे पहले कुछ शर्तें होती है जिनको हमें जानना होता है कि भाई यूपीएससी क्या चाहता है, कैसे लिखेंगे, किस तरीके से करेंगे, सारी चीजें करेंगे। उन सभी चीजों को हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की डिमांड क्या होगी, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले चर्चा करें तो यूपीएससी की मांग को समझना बहुत जरूरी है, तभी तो नंबर मिलेंगे, और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। यूपीएससी की मांग होती है कि पहले आप क्या करें, प्रश्न को समझें, प्रश्न की जो मांग है उसको समझें, प्रश्न क्या कहना चाहता है, ठीक है ना, उसको समझना है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है ना। क्या कहना चाहता है, अगर आपने उस की पॉइंट को समझ लिया कि जो यूपीएससी आपके क्वेश्चन में पूछना चाहता है उसको लिख दिया, तो 50% नंबर तो आपके ऐसे ही फिक्स हो गए, ठीक है ना। उसके बाद उस मांग के अनुसार उसके सभी बिंदु आपको पता होना चाहिए, आपको सभी बिंदु आपको लिखने हैं, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट है, सभी बिंदु आपके क्रमवार होने चाहिए, ठीक। और एक अच्छा भूमिका और उसका निष्कर्ष होना चाहिए, एक अच्छी भूमिका और निष्कर्ष होना चाहिए। अगर आप इतनी सारी चीजें करते हैं तो ये मान के चलिए कि आपके 50 to 60% नंबर आपके यहीं से तय होते हैं, 50 to 60% नंबर, क्योंकि एग्जामिनर को जो कॉपी चेक करने के लिए दी जाती है वो यही पैटर्न होता है, यही फॉर्मूला होता है, यही कंसेप्ट होता है। उनके पास एक मॉडल आंसर होता है, ठीक है ना। उस मॉडल आंसर में जो जो पॉइंट दे रखे होते हैं वो सभी पॉइंट आपको चेक करने होते हैं, उसी के अनुसार आपको सारी चीजें मिलती है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, अब इसमें एक चीज और है कि अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए, तो आप यहां से कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए और भी चीजें कर सकते हैं। जैसे आपका जो लेखन शैली है, लेखन बिल्कुल साफ होना चाहिए, पढ़ने योग्य। कैसा होना चाहिए, बिल्कुल साफ पढ़ने योग्य होना चाहिए। दूसरा, आपका एक चीज और भी होनी चाहिए, उसका प्रस्तुतिकरण। अगर प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा है, एग्जामिनर को परेशान नहीं करता बल्कि पढ़ने में सहायता करता है, आप अपनी बात को कैसे प्रेजेंट करते हैं, पैराग्राफ में प्रेजेंट करते हैं, पॉइंट फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, या कोई चार्ट बनाते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, आप छोटा सा बना करके उसको समझा सकते हैं बहुत इजीली तरीके से। तो जैसे आप अपनी बात को जितने आसान तरीके से समझा सकते हैं वो आप समझा सकते हैं, इसके एक्स्ट्रा मार्क्स, ठीक है ना। इसमें आप कुछ अच्छे उदाहरण डाल सकते हैं, ठीक है ना। आप इसमें कुछ अच्छा तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, किसी भी चीज से तुलना कर सकते हैं, या कोई एक्स्ट्रा पॉइंट है उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा नंबर आपको इन सारी चीजों के माध्यम से मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो इनके भी आपके अच्छे लेखन के, अच्छे प्रेजेंटेशन के, किसी अच्छे उदाहरण के, उसके किसी अन्य बिंदु से अच्छी तुलना करने के, और कोई अच्छा बिंदु है तो उसको तुलना करने के बाद में या कुछ भी अच्छा लिखने के बाद में अंडरलाइन करके आप सामने वाले को दिखा सकते हो कि मैंने अंडरलाइन किया है, इसका मतलब आप इस पर विशेष गौर से देखिएगा। तो उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा आपने अच्छी बात क्या लिखी थी, बस एग्जामिनर की नजर के सामने आ जाएगा और आप तुरंत उस पर क्या करेंगे, आपकी उसकी नजर में आप आ जाएंगे। तो यहां पर आपको बाकी बचे हुए 40 से 50% नंबर आपको यहां से मिल जाते हैं एक्स्ट्रा। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा नंबर यहां से लाए जाते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ चीजें और भी करनी होंगी। वो ये है समय प्रबंधन।
समय प्रबंधन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको जीएस में 20 क्वेश्चन करने होते हैं और 20 क्वेश्चन, उसमें से 10 क्वेश्चन होते हैं 150 शब्द के और 10 क्वेश्चन होते हैं आपके 250 शब्द के। तो यानी कुल मिलाकर के हम कहें तो 10 प्रश्न आते हैं 150 शब्द के, टोटल मिलाकर के हो गए 1500 शब्द, ठीक है ना। और 10 प्रश्न होते हैं आपके 250 शब्द के, तो इसके हो गए आपके 2500 शब्द, ये रहे टोटल मिलाकर के 4000 शब्द हो गए। और 4000 शब्द यानी कि 20 क्वेश्चन, एवरेज बना के चलिए तो 200 शब्द का एक क्वेश्चन हो गया एवरेज। अब बताइए 180 मिनट में आपको 3 घंटे का पेपर है, जिसमें से 20 मिनट निकाल दीजिए कॉपी भरने में, फॉर्म फिल करने में, इन्विजिलेटर द्वारा चेक करने में, पानी पीने में, पेपर पढ़ने में, तमाम सारी चीजों में मान के चलिए 20 मिनट आपके निकल गए। तो ध्यान रखिएगा, आपको लगभग एक प्रश्न के लिए जो समय मिलेगा 1 क्वेश्चन ईच, तो ध्यान रखना वो मिलेगा एक प्रश्न के लिए लगभग 8 मिनट। और 8 मिनट में आपको ये सारी बातें प्रॉपर तरीके से आपको कहनी है। और ये आपके लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। और बहुत सारे छात्र ये सब फॉलो करते हैं, वही सिलेक्शन ले पाते हैं, वही मेंस में कुछ अच्छा कर पाते हैं। और इसके लिए अच्छी खासी प्रैक्टिस की जरूरत है। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस, ये चीजें आपके दिमाग में उतनी ज्यादा आसानी से बैठ जाएंगी, नंबर उठ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि आपको लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। लगातार आप घर पे बैठ करके लिखेंगे, किसी की गाइडेंस में, किसी के मेंटरशिप में, किसी के कोचशिप में आप लिखेंगे, उनको चेक कराएंगे और विद इन टाइम सोचिएगा, तब आप जाकर के इस पर परफेक्शन ला पाएंगे। परफेक्शन उसके बाद ही होता है, अन्यथा नहीं होता। बात समझ गए नहीं? तो इसमें लेखन अभ्यास आपका लगातार होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? बिना देखे। आप पहले पढ़ना है, सिनॉप्सिस बनाना है, कर लीजिए, लेकिन उसके बाद बिना देखे आपको 8 मिनट का समय लेकर के प्रैक्टिस करनी चाहिए डेली, कम से कम 4 क्वेश्चन की। 2 क्वेश्चन सुबह, 2 क्वेश्चन शाम, यानी 15 मिनट में 2 क्वेश्चन आपको लिखने की प्रैक्टिस कर देनी चाहिए, हाथ दर्द करें या कुछ भी हो। अगर इतनी मेहनत करके गए तो मैं गारंटी दे रहा हूं, आपको कोई भी एग्जाम से बाहर नहीं कर सकता। मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया, इसका मतलब क्या है? 3 बार मैंने मेंस क्वालिफाई किया है। 4 बार मेंस लिखा है, इसका मतलब मैंने 4 बार प्री क्वालिफाई किया। यूपी पीसीएस में सिलेक्शन लिया, मतलब पीसीएस में भी मैंने मेंस लिखे हैं। और ये वही आपके लिए अनुभव है जो मैंने अपने साथ किया था, प्रैक्टिकल आपका अनुभव बता रहा हूं। तो ध्यान रखिएगा, ये सब आपको करना पड़ेगा। देखिए, सपना देखने से कुछ नहीं होता, सपने पूरे करने होते हैं, और सपने पूरे करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये रात वाले सपने नहीं है, आंख बंद की और सपने देखना शुरू। आपने खुली आंख से देखा है, और आपने ही नहीं, आपके घर वालों ने, आपके रिश्तेदारों ने, आपके माँ बाप ने, आपने खुद ने ये सपना देखा है। और उसके लिए आप चाहे यूट्यूब पर देख रहे हो और चाहे घर में आप किसी पेड क्लास में कर रहे हो, तो ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब है कि आप अपना समय उसको दे रहे हैं। तो 1 मिनट दीजिए या 1 घंटा या पूरा दिन दीजिए या पूरी साल दीजिए, आप अपना समय यूपीएससी को दे रहे हैं। आप अपने समय जो है अपने सपने को दे रहे हैं। तो उसको, सपने को जो समय दे रहे हैं, समय का सही उपयोग करिए, सही डायरेक्शन में, सही गाइडेंस में उसको जरूर करिए। सफलता तभी मिलेगी, आधे अधूरे प्रयासों से बेटा एक चीज ध्यान रखना, कोई काम नहीं होता। ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्नों की प्रकृति को लेकर के। प्रश्नों की प्रकृति यानी कि प्रश्न की मांग। प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं या घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं या कैसे पूछे जाते हैं, यह भी जानना हमारे लिए जरूरी है। और इसको मैं समझाऊंगा, जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे मैं इसमें आपको बताता चला जाऊंगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। और ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको ये पॉइंट बताए हैं, इन पॉइंट्स में से आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं
जो आपको यहां पर लिखना ही है। जैसे कोशिश करिए कि बड़ा बड़े पैराग्राफ में, क्योंकि आपके 200-250 शब्द में लिखना है, तो छोटे छोटे पैराग्राफ में या पॉइंट्स में आपको लिखना है। सही क्रम बहुत जरूरी है। उत्तर लेखन साफ होना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि आप जो लिख रहे हैं उसकी उपयोगिता पर बल दिया जाए, क्योंकि अल्टीमेट वो सब्जेक्ट यूपीएससी क्यों पूछना चाहता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, क्या जरूरत है, तो वर्तमान में इसकी उपयोगिता और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो, ये कोशिश करनी चाहिए और ये लगातार प्रैक्टिस से आ जाएगा। और इसीलिए हम इन क्वेश्चंस को आज डिस्कस कर रहे हैं एक एक करके। तो ध्यान रखिए, इस समय आपकी 2 क्लासेस चलेंगी। एक मॉडर्न हिस्ट्री की मैं ले रहा हूं और इकोनॉमी की आपके पंकज सर लेंगे, और अल्टरनेट डे से आपकी ये क्लासेस चलेंगी। यानी कि पिछले 10 साल के सभी क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट कराए जाएंगे आपको। अलग अलग फैकल्टीज इनको डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखना, आज मेरी क्लास है, कल पंकज सर की इकोनॉमिक क्लास होगी। पंकज मिश्रा सर सेम टाइम पर रहेगी, इसलिए टेंशन मत लीजिएगा। बेसिक आइडिया मैंने आपको बता दिया करना क्या है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, और हम लोग मॉडर्न इंडिया का शुरुआत कर रहे हैं, तो इसका मतलब है मॉडर्न इंडिया में हम जो समझेंगे, क्वेश्चन तो ये है, ये रहा आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया था। क्या कारण है कि इतनी अधिक साम्राज्य प्रकंपी लड़ाइयां पानीपत के युद्ध में लड़ी गई थी, पानीपत में लड़ी गई थी। 150 शब्द में 10 अंक का 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब बात आती है, अचानक मैंने 1761 के पानीपत के युद्ध के बारे में ही क्वेश्चन क्यों उठा लिया, तो आपको बता देता हूं, यहां पर ध्यान रखिएगा। बात यह है कि आधुनिक भारत का इतिहास मैं आपके सीक्वेंस में शुरू से आपको डिस्कस करूंगा। का इतिहास, ठीक है ना। आधुनिक भारत के इतिहास को हम मोटे मोटे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। एक पार्ट है जो आपके 1857 से पूर्व का है, 1857 से पहले का भाग, और एक है आपका 1857 के पश्चात। (1857) के बाद का इतिहास। ओके, तो ये 2 पार्ट है। 1857 से पूर्व का जो इतिहास है उसको अगर हम देखें तो इसे हम कहते हैं हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में विजय और विस्तार। यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत का इतिहास, यानी कि भारत में उसने कैसे और किस तरीके से अपना इतिहास स्थापित किया था, अपनी कंपनी को कैसे खड़ा किया था, ठीक है ना। और दूसरा है, इसे हम कहते हैं स्वतंत्रता संग्राम। भारतीय लोगों ने कैसे और किस तरीके से ब्रिटिश सरकार से लड़ करके अपने स्वतंत्रता को प्राप्त करने की कोशिश की थी। तो 2 पार्ट है, एक में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत विजय और दूसरे में स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है ना। 2 पार्ट। इसमें भारतीयों को कोई विशेष कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये तो पूरा का पूरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासनिक नीति, राजनीतिक नीति, सामाजिक सांस्कृतिक नीति, आर्थिक नीति, सारी यही नीतियां कि कैसे उन्होंने भारत पर आने से साथ में अन्य यूरोपीय कंपनियों को भारत से बाहर निकाला, भारतीय शासकों पर कैसे दबाव डाला, भारतीय शासकों को अपने अंडर में कैसे लेकर के आए, ठीक है ना। भारतीय शासकों को फिर कैसे जीता, फिर अपनी नीतियां कैसे कैसे बनाई, अपनी आर्थिक नीति, अपनी प्रशासनिक नीति, अपनी सामाजिक सांस्कृतिक नीति, या अपनी अन्य कोई नीति कैसे उन्होंने लागू की। और जब इनके शोषण के माध्यम से जो भारत में इन्होंने किया विभिन्न नीतियों के माध्यम से, तो फिर आप समझ सकते हैं कि भारतीय लोगों ने विद्रोह किया। और भारतीय लोगों ने विद्रोह किया तो 1857 का विद्रोह और अन्य विद्रोह वो सभी रहते ही रहते हैं। और उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन ब्रिटेन की महारानी ने छीन लिया और ब्रिटिश महारानी का शासन शुरू हुआ, और उसके खिलाफ भारतीय लोगों ने एक राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत की,
जिसे हम कहते हैं स्वतंत्रता संग्राम या राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस। ये एक कंसेप्ट है। अब बात आती है कि इस पोर्शन में हम क्या क्या पढ़ते हैं, कैसे कैसे पढ़ते हैं, वो भी हमें पता होना चाहिए। तो इस पोर्शन में हम जो लोग पढ़ेंगे, जो चीज हम जानेंगे, समझ लीजिएगा। इसमें पहला पॉइंट आता है 18वीं सदी का भारत। कि 18वीं सदी में जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर कब्जा किया था, उस भारत की स्थिति कैसी है, क्या कारण था। आपके उसके समय में देखेंगे उत्तर मुगल, क्षेत्रीय राज्य, तीसरा यूरोपीय कंपनियां कौन कौन सी आई, ठीक है ना, और उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत विजय, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां, आर्थिक नीति, सामाजिक सांस्कृतिक नीति, आपकी प्रशासनिक नीति एवं अन्य जो भी नीतियां उन्होंने बनाई, वो सभी की सभी यहां पर है। तो ये एक 1857 से पहले का सिलेबस है, और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग इसी क्रम में हम लोग चर्चा करेंगे आराम से। इस बीच में क्या आएगा, इस बीच में आएगा आपका 1857 का विद्रोह एवं अन्य विद्रोह, जैसे आपके नागरिक विद्रोह, कृषक विद्रोह और आपके जनजातीय विद्रोह, बिरसा मुंडा टाइप के जनजातीय विद्रोह, ये रहे। और 1857 का विद्रोह तो है ही है। स्वतंत्रता के बाद तो आप जानते ही हैं राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाएं आपकी अलग अलग, ठीक है। ये मैंने इसलिए बता दिया थोड़ा सा कि जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि हम कहां से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो सबसे पहले पूछा गया पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया था। क्या कारण है कि इतनी अधिक साम्राज्य प्रकंपी लड़ाइयां पानीपत में लड़ी गई थी। पहला काम क्या है हमारा, क्वेश्चन की प्रकृति को समझना। अब बताइए कि इसमें जो पहली लाइन पूछी गई है कि पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया था, ओके, इसमें खाली डेट दे रखी है। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में, दूसरा युद्ध 1556 में, तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया। तो इसमें हम क्या करें, क्वेश्चन इसके आगे है क्या कारण है कि इतनी अधिक साम्राज्य प्रकंपी मतलब साम्राज्य पर इतना ज्यादा प्रभाव डालने वाली लड़ाइयां पानीपत में लड़ी गई थी। इसका मतलब है इतनी अधिक, यहां इंटी लिखा हुआ है, यह होना चाहिए इतनी अधिक साम्राज्य प्रकंपी, जिसने साम्राज्य को हिला कर रख दिया। ये लड़ाइयां पानीपत में क्यों लड़ी गई, तो इसका मतलब है क्यों लड़ी गई, यानी कि उसके कारण क्या है। इसका मतलब है कि पानीपत का तीसरा युद्ध भी क्या साम्राज्य को हिलाने वाला युद्ध था। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, अब यहां पर हम ध्यान रखिएगा, हम अगर यहां पर बात करें तो सबसे पहले हमारी भूमिका होगी, और भूमिका चूंकि 150 शब्द में ही लिखना है, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा हमें मुश्किल से 20 से 25 शब्द में इसकी भूमिका लिखनी है, और 100-125 शब्द में आपका पूरा आंसर लिखना है, और 15 से 20 शब्द में ही आपके निष्कर्ष भी लिखना है, ठीक है ना। तो यहां पर हम बात करें तो क्या हमें भूमिका लिखने की जरूरत है, ध्यान रखिएगा। पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध, अब कहोगे ये तो सेम टू सेम है, 1761 में लड़ा गया, ठीक है ना। अब क्या इस तरीके से लिखेंगे, शब्द क्या होंगे, हमारे शब्द होंगे वेस्ट। तो ध्यान रखिएगा
अब इस तरह से ना लिख करके 1761 का पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया, के बीच लड़ा गया, जिसमें मराठा हारे थे। जिसमें मराठा हारे थे, ठीक है ना। अब बोले कि वो कोई दिक्कत नहीं, हारे थे, ठीक। और इनके हारने से मराठों का उत्तर भारत में हस्तक्षेप ना के बराबर हो गया, ना के बराबर हो गया, ठीक है ना। क्लियर हो गया? कोई समस्या? ठीक है। अब दूसरा क्या है, इतनी अधिक साम्राज्य प्रकंपी लड़ाइयां पानीपत में ही लड़ी गई थी, क्या कारण है? तो बात यह है कि पहले इसका इतना अधिक प्रभाव क्या पड़ा, लड़ा गया, हार गए, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? यस, यहीं पर हमको लिखना है। इस पानीपत के युद्ध के बाद यह आता है मुख्य भूमिका, सॉरी यहीं पर इसी में लिखेंगे, अभी थोड़ा सा और लिखेंगे, तो इसमें हम लिख देंगे कि हार गए थे, जिसके कारण उत्तर भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मजबूत हो गई, उसे टक्कर देने वाला कोई नहीं बचा, और अंततः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उत्तर भारत अपने कब्जे में ले लिया, कब? 1764 के बक्सर के युद्ध और 1765 के इलाहाबाद की संधि से। के बक्सर के युद्ध और इलाहाबाद की संधि से, क्योंकि बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध, मुगल बादशाह और मीर कासिम, इन तीनों को हरा दिया, उत्तर भारत की सभी शक्तियों को हरा दिया। मराठों के नीचे जाने के बाद, या नीचे जाने के उत्तर भारत में हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि उत्तर भारत में उस समय मराठे ही सुपर पावर थे 1761 से पहले। दिल्ली पर भी वही बैठते थे, मुगल बादशाह को तो उन्होंने किनारे कर दिया था, हटो यहां से एक साइड से, ठीक है ना। तो जब मराठे हार गए तो उत्तर भारत फ्री हो गया, उतनी बड़ी पावर नहीं रही जो अंग्रेज उनसे लड़ पाते या अंग्रेजों से लड़ पाते। अंग्रेजों के लिए छोटी छोटी शक्तियां रह गई, क्योंकि मुगल बादशाह पहले ही कमजोर थे, अवध की कोई वैल्यू नहीं थी, और बंगाल का जो नवाब था मीर कासिम, उसको हटाई दिया था, तो वो कमजोर था ही। तो तीनों को मिलकर के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरा दिया, और एक तरीके से पूरा का पूरा उत्तर भारत उनको मिल गया, पूरा का पूरा उत्तर भारत मजबूत हो गई, तो मिल गया एक तरीके से। इसीलिए उन्होंने इस लाइन को आगे जोड़ा है, वरना इसको क्या जोड़ने की जरूरत थी, सीधा सीधा लिखते ना। क्या कारण है तेरे के साम्राज्य प्रकंपी लड़ाइयां पानीपत में ही लड़ी गई थी, क्या कारण है, यहीं पर क्यों कारण है? तो यह मुख्य भूमिका यहां पर यह नहीं है। अब आएंगे इसके आगे,
कि इसने एक तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उत्तर भारत का साम्राज्य दे दिया। यह भी आप लिख सकते हो यहां पर। अप्रत्यक्ष तौर पर हम कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष तौर पर इस युद्ध ने उत्तर भारत का साम्राज्य कंपनी को दे दिया। यह हो गया 40 से 50 शब्द में, 50 शब्द में। थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है क्योंकि इस वाली लाइन का पूरा अर्थ इसके साथ में लिखा हुआ है। अब बात आती है कि इतना बड़ा साम्राज्य दे दिया, इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश कंपनी को साम्राज्य मिला। अगर ब्रिटिश कंपनी की लड़ाई दिल्ली में मुगल बादशाह से ना होकर मराठों से होती तो उस समय तो हो सकता है कि इतिहास कुछ और होता, इतिहास कुछ और हो सकता था। ठीक है ना। चलिए अब बात आती है इसका मुख्य पार्ट है, सेकंड पार्ट, मुख्य भाग, कि इतनी अधिक साम्राज्य प्रकंपी लड़ाइयां पानीपत में क्यों लड़ी गई। ठीक, मुख्य भाग। तीसरे युद्ध से पहले भी, तीसरे युद्ध से पूर्व भी 2 युद्ध पानीपत में लड़े गए। पहला फर्स्ट 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी, और दूसरा 1526 1556 सॉरी 26 नहीं 56 अकबर और हेमू इनके बीच में कि लड़े गए। ठीक है ना। इन दोनों युद्ध में, दोनों ही युद्ध में मुगल साम्राज्य की नींव रखी है, साम्राज्य की नींव रखी गई मुगल साम्राज्य की। पहले में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा करके दिल्ली पर कब्जा किया और दूसरे में अकबर ने, ठीक है ना, मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। बात आती है कि आखिर इतनी साम्राज्य प्रकंपी लड़ाइयां पानीपत में ही क्यों। तो आपको बता दें, यहीं पर ध्यान रखिएगा, हम अगर देखें तो इस तरीके से आप देखने की कोशिश करिएगा कि यह है पानीपत पंजाब हरियाणा का इलाका, ये रहा। ये अब इसके नीचे अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, इसके नीचे है आपका रेगिस्तान, ये है रेगिस्तान, ऊपर है पहाड़ी इलाका और ये नीचे है कच्छ, दलदली भूमि, ठीक है ना। तो इतनी साम्राज्य प्रकंपी लड़ाइयां, इसके पीछे कारण हैं। देखिए, यहां युद्ध के लिए मुख्य कारण था उसकी भौगोलिक स्थिति। यहां युद्ध के लिए मुख्य कारण क्या था? भौगोलिक स्थिति, यानी कि पश्चिमोत्तर क्षेत्र से भारत में आसानी से प्रवेश करने का द्वार था।
द्वार था, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर पहाड़ी क्षेत्र है, नीचे कच्छ है, रेगिस्तान है। चाहो तो इस चार्ट को आप बना सकते हो, तो आसानी से ये एंट्री करने का एक एंट्री पॉइंट है। रेगिस्तान में सेनाएं चल नहीं सकती, पहाड़ी क्षेत्र में जा नहीं सकती, कच्छ के मैदान दलदली है, वहां जाके करोगे क्या? तो आसानी से इस क्षेत्र में आ सकती थी। तीसरा पॉइंट यहां पर एक चीज और, यहां मैदानी इलाका है, मैदानी भाग है और बड़े बड़े मैदान है, जहां आसानी से युद्ध लड़ा जा सकता है, ठीक है ना। मैदानी भाग है, मैदान है, बड़े बड़े मैदान हैं, जहां खुले में हम आसानी से युद्ध लड़ सकते हैं, ठीक है ना। तीसरा, पानीपत के अलावा पानीपत की खास बात क्या है, ये रहा। इन तीन के अलावा और क्या होगा जो इसमें हम कह सकते हैं कि भाई यहां पर युद्ध का मुख्य कारण था भौगोलिक परिस्थिति, पश्चिमोत्तर में आसानी से प्रवेश और मैदानी भाग। और क्या खास कारण क्या है? क्योंकि इसके ऊपर और नीचे, इसके ऊपर व नीचे क्या है? पहाड़ी या रेगिस्तानी या दलदली भूमि है, ठीक है ना। इसलिए वहां से प्रवेश आसान नहीं है, ठीक है ना, प्रवेश आसान नहीं है। यही कारण है कि बड़ी बड़ी विदेशी या घरेलू शक्तियां इसी मैदान में लड़ी थी, जिनसे निर्णायक और इतिहासकारी परिणाम सामने आए। इतिहासकारी परिणाम आपके सामने आए थे, यही कारण है कि नहीं? यही कारण है। इनमें मूलतः बाहरी शक्तियां ही इसमें विजय रही। इनमें मूलतः बाहरी या कह सकते हो मुस्लिम शक्तियां ही विजयी रही, जिनके अन्य कारण भी, जिनके विजय के अन्य रणनीतिक कारण भी थे, ठीक है ना, कारण थे। और इसीलिए तीनों युद्ध में साम्राज्य निर्मित करने वाली लड़ाइयां लड़ी गई। ये रहे। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं आराम से। क्लियर कि नहीं एवरीवन? तो तीनों चीजें हो गई, भूमिका, मुख्य भाग ये रहा और ये रहे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पानीपत का युद्ध अपनी भौगोलिक भूमिका के कारण निर्णायक रहा, लेकिन युद्ध की कोई भूमिका नहीं होती, मैदान की कोई भूमिका नहीं होती, बल्कि रणनीतिक कारण होते हैं जो उसके निर्णय को बदलते हैं। फिर भी पानीपत में निर्णायक युद्ध जरूर लड़े गए,
जिसने भारत के इतिहास को बदल करके रख दिया? ये आप आंसर लिख सकते हैं। अब आप खुद बताइए कि क्या आप इस आंसर से 60% नंबर नहीं ला सकते? इजीली ला सकते हो, बहुत आसानी से, ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं तो मेरे साथ इतिहास में बहुत आसानी से नंबर आप पा सकते हैं। 300 प्लस मेरा टारगेट है दोस्तों। जैसा कि मैं हमेशा से कहता आया हूं कि 300 प्लस नंबर चाहिए आपको प्रॉपर आईएएस के लिए, और इतिहास आपको 300 प्लस तो ऑप्शनल में, और जीएस में जो 6 से लेकर के 8 क्वेश्चन हिस्ट्री के आते हैं उसके मार्क्स इंप्रूव करा सकता है। अगर आपके 40% नंबर आते हैं जीएस में, और आप उठा के देख लीजिएगा, जीएस में सभी टॉपर्स के भी 40% से ज्यादा नंबर नहीं है। तो आप यहां पर अपने 8 क्वेश्चंस के मार्क्स अगर आपने हर क्वेश्चन में 2-2 नंबर बढ़ाए तो 15, 16, 20 नंबर तो आपके ऐसे ही बढ़ गए हर क्वेश्चन में, तो आपकी रैंक और अच्छी हो जाएगी। तो आप 8 अक्टूबर से यानी कि आज से इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं दोपहर में 1 बजे, ठीक है ना। मेरे साथ यानी मनोज सर के साथ में MK लाइव कोड इस्तेमाल करिए, 14,999 इस बैच को ज्वाइन करिए, और हो सकता है कि आपको इससे भी ज्यादा आपको सरप्राइज मिल जाए, इससे कम पेमेंट पे भी आपका एडमिशन हो जाए। अब आप ध्यान रखिए, हो सकता है, आप कोशिश कीजिए। और इसमें आप लोगों को पिछले 40 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ऑप्शनल के मैं डिस्कस करूंगा, मॉडल क्वेश्चन में देता हूं, उनके आंसर में प्रोवाइड कराता हूं, आपकी मैप की अलग से क्लास चलती है, ठीक है ना। आपको मैं अपने प्रिंटेड नोट्स तो देता ही देता हूं, मतलब हार्ड कॉपी नहीं, सॉफ्ट कॉपी में, और इतना मटेरियल देता हूं कि आपको किसी किताब को खरीदने की जरूरत नहीं है। 10-20 हजार रुपए की किताबें आपकी ऐसे ही बच गई। केवल एक सब्जेक्ट की एक किताब मैं सजेस्ट करता हूं, इसके अलावा नहीं, और उसी से नंबर आएंगे आपके। तो आप इस बैच को ज्वाइन करके अपने सिलेक्शन को श्योर कर सकते हैं, और जब तक मेरी गाइडेंस में रह सकते हैं, जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं होता। मेरी पर्सनल गाइडेंस आपके साथ में है। तो जल्दी से बैच को ज्वाइन कीजिए, और कोई भी डाउट है, कोई भी चीज है तो ध्यान रखिएगा, मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए, मेरी मेल आईडी ये रही, और ये टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर कांटेक्ट कीजिए, ठीक है ना। लेकिन कोड MK लाइव लगाना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। ओके एवरीवन, चलिए, थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम अन्य क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जो आए हुए हैं। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।